चलिए बेटा आज हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमने अभी तक पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, कैसे होता है, और लाइट कहाँ से कहाँ बैंड होती है। हमने बताया था ना प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, बताया था कि जब एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है ना, यही तो, इधर सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, आती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब वो भटक जाती है, दूसरे रास्ते पे चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो जैसे बेटा तो इसके नियम भी हैं, इसके दो नियम हैं। देखो क्या लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो उसके कितने नियम थे, दो नियम थे ना। सेम इसको भी ऐसे ही दो नियम हैं, समझ में आया ना। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम बेटा क्या है, जो यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहला नियम में एक नियम, पहला नियम जिसे बोलते हैं प्रथम नियम। पहला नियम देखो बेटा, मान लीजिए ये क्या है, ये सघन माध्यम है, मतलब ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ठीक ना। ये कौन सा माध्यम है, दूसरा, और ये पहला। ठीक, अब देखो प्रकाश किरण वालों ऐसे आई, ठीक, ऐसे जाना चाहिए इसको ऐसे, तो चली गई ऐसे, इस जाना चाहिए था ऐसे, ठीक ना। अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। ठीक बेटा, इसका नाम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक बेटा, और ये है अभिलंब, यही तो। ठीक, इन्हीं तीनों को मिला कि हमने बनाया था अपवर्तन का नियम, मतलब परावर्तन का नियम, और इससे बनेगा अपवर्तन का नियम। ठीक है ना। कैसे बनेगा देखो, बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी बेटा क्या लिखा है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, यही तो। ऐसे उसको बताया गया था ना, ऐसे परावर्तन का नियम भी थे कि नहीं थे, सेम ऐसे थे। ठीक बेटा, तो परावर्तन का नियम भी वैसे था, अपवर्तन का नियम भी ऐसे है, पहला नियम सेम हो जाता है। आप बस केवल लिखा यहाँ पर देखो, लिखा है आपतित किरण और यहाँ अपवर्तित किरण, ठीक है। वहाँ पर क्या था, परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण था, है ना। वहाँ पर आपतित किरण क्या था, परावर्तित, यहाँ पे क्या है, अपवर्तित। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर क्या है, अपवर्तित, वहाँ पर क्या था, परावर्तित, कि वो टकरा के लौट जाती थी ना, परावर्तित। पर ये लौट थोड़ी रही है, लौट नहीं रही है ना, तो इसे बोलेंगे अपवर्तित। ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और क्या, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक, किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा नियम सेकंड वाला, इसे द्वितीय नियम कहते हैं। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहते हैं, फिर स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। देखो बेटा, स्नेल का नियम जो होता है ये पूछा जाता है, IMP है, ठीक है, ध्यान रखना, 2 नंबर में आता है। स्नेल का नियम क्या होता है, समझ में आया ना, हाई स्कूल में 2 मार्क्स का आता है ये। देखो यहाँ पर क्या होता है स्नेल का नियम, देखो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई से ना, और यहाँ पर अपवर्तन कोण, इसे क्या करते हैं, आर से, है ना बेटा। ठीक, तो ये क्या है, ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। तो इसमें नियम बनता है, कैसे बनता है, कहते हैं स्नेल का नियम, इसे स्नेल ने कहा था, इसलिए स्नेल का नियम कहते हैं, समझ में आया ना। इसको दिया किसने था, स्नेल ने दिया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे रखा गया स्नेल का नियम। समझ में आया ना। क्या कहा उन्होंने, कहा कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, जा मतलब क्या, जा, हिंदी वाली जा, मैं थोड़ा जानते होंगे, साइन, साइन को जा कहते हैं ना। ठीक, तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, समझे। मतलब आपतन कोण की जा, मतलब जा मतलब साइन किसके, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा मतलब आर, ये क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक हम कुछ मान लेते हैं, चलो ईटा मान लेते हैं। ठीक बेटा, ईटा से दिखा देते हैं, ईटा माना जाता है। ठीक, ईटा से ही दिखाया जाता है, इसलिए ईटा माना गया है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये इसका नाम है ईटा। ठीक, समझ गए ना।
ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये होगा सेकंड लॉ। ठीक, तो दो नियम ये होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो बेटा इसको लिखना भी पड़ेगा, तो लिख लोगे ना आराम से? चलो लिखा भी देते हैं बहुत आसानी से। कैसे लिखेंगे? बोलेंगे पहला नियम आपतित किरण और क्या अपवर्तित किरण और आपतन में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। फिर अगला बेटा स्नेल का नियम क्या होगा? स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, तो हो जाएगा ना? तो फिर उसको लिखते हैं बेटा। ठीक, चलिए बेटा देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं परिभाषा, दोनों नियम लिखा हुआ है, देख लीजिए। लिखा है अपवर्तन के नियम, यहाँ लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं। देखो प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, और यहाँ पर लिखा है द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ। ठीक है, तो हम अगर बात करें प्रथम नियम की, तो जैसे आपको समझाए हैं सेम वैसे लिखाए भी हैं। देखिए क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, ये बहुत ही आसान है याद करना ना, जैसे आपको परावर्तन का नियम याद है तो अपवर्तन का याद हो जाएगा। ठीक, फिर देखो दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ, ये क्या कह रहा है? देखो बेटा इसको दो तरह से पूछता है, द्वितीय नियम या फिर स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम जो है ये IMP में आता है, ये पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक है, पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में, समझ में आया ना? 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना ही देना होगा, ये नहीं लिखना होगा, तब सिर्फ इतना ही द्वितीय नियम। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या मतलब बेटा ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, यहाँ भी ज्या मतलब साइन। ठीक है, क्या लिख दिए हैं, समझ जाना। तो देखो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। देखो ये आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है? आई, अभी दिखाया हमने ना, अब क्या है वो? आई है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण आर। ठीक, तो आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या? एक नियतांक। नियतांक मतलब ईटा, यहाँ ईटा बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या नाम है इसका? ईटा। ठीक, चाहो तो लिख लो, भूल जाओ तो इसका नाम क्या है? ईटा। जैसे ये बड़ा चिन्ह है, प्रतीक, जैसे ईटा होता है, थीटा होता है ना, ऐसे होता है, ये फाई होता है, समझ आया ना? तो ये प्रतीक है, समझ गए ना? ठीक, तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, अब ये जो ये फार्मूला है, फार्मूला विशेष ध्यान रखना, ईटा बराबर साइन आई बटे साइन आर, समझ में आया ना? ठीक है, ईटा बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या है। साइन आर क्या है? साइन आर क्या है? देखो बेटा साइन आई जो है क्या है? आपतन कोण की ज्या है, और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या है। समझ में आ गया ना? ठीक, ये क्या है? ये आपतन कोण की, ये अपवर्तन कोण की ज्या है। ठीक, तो इसमें सवाल आते हैं, समझ में आया बेटा? आप लोग बोले ये समझ गए हो ना अच्छे से? ठीक, समझ गए, उसे लिख भी लो, इसके बाद हम सवाल लगवाते हैं, इसमें सवाल आते हैं और सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलिए बेटा देखिए, हम सवाल लगाने से पहले अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। देखो हेडिंग है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जान लो तब सवाल लगेगा, क्योंकि जो सवाल है वो अपवर्तनांक बेस्ड है। ठीक है, अपवर्तनांक बेस्ड सवाल है बेटा। अपवर्तनांक होता है क्या? समझो पहले, अपवर्तनांक मतलब माध्यम, यार जैसे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे देखो हवा है, हवा हल्का होता है ना, ठीक, तो इसका अपवर्तनांक दूसरा होगा। ठीक, कांच है, कांच बहुत ठोस होता है ना, उसका अपवर्तनांक दूसरा होगा। ठीक है, पानी है, पानी थोड़ा गाढ़ा होता है ना हवा से, तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा, है नहीं है? ठीक, तो ये अपवर्तनांक, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि प्रकाश चलता है, प्रकाश लाइट चलती है इसी माध्यम में चलती है, हवा में चलती है या कांच में जाएगी, ठीक है, फिर पानी में जाएगी, इसी में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। देखो अपवर्तनांक क्या लिखा है, लिखा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा मान लो यहाँ पर हम प्रयास करते हैं, देखो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ये लो। ठीक, यहाँ मान लीजिए कोई पहला माध्यम है, मान लीजिए वायु है, क्या है ये? वायु माध्यम है। यहाँ कांच है, ठीक, शीशा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मान लो प्रकाश ऐसे आई, तो जानते हो प्रकाश का पढ़ रहे हैं हम लोग अपवर्तन, तो अपने मार्ग से भटकेगी जरूर, ये चाहे इधर जाएगी, मतलब ऐसे चली गई, ठीक ना? ऐसे ठीक ना बेटा, तो प्रकाश ऐसे आई चली गई इधर से, तो बेटा देखो ये भटक क्यों रही है, जानते हो? ये मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन कॉन्सेप्ट आपको यही है, ये इस तरह हो गई, क्यों हो गई? अपवर्तनांक के कारण, समझ गई ना? अपवर्तनांक के कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो गई,
समझे मेन कंसेप्ट? ठीक है। कई मान लो सब बताते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सर विचलित काहे हो जाती है? अपवर्तनांक के कारण, ठीक है ना, अपवर्तनांक के कारण। क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कुछ दूसरा होता है और कांच का दूसरा होता है। कितना होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। ये बेटा प्रयोग द्वारा निकाला गया है वैल्यू, ठीक है, वो बताने वाले हैं अभी सवाल में, समझ में आया ना? सवाल लगवाएंगे तो बता देते हैं अभी, ठीक है ना। तो वायु की वैल्यू जो होती है अपवर्तनांक की वैल्यू कुछ दूसरी होती है और कांच के अपवर्तनांक के मान कुछ दूसरा होता है। इसीलिए प्रकाश क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अगर बेटा वायु का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दोनों सेम हो तो प्रकाश जैसे आ रही थी वैसे ली जाएगी, ठीक है, तब नहीं भटकेगी। समझ आ गया ना? ठीक। पानी में जाएगी तो भटक जाती है, ठीक है। अच्छा ये कांच में है, बताओ कांच की तरफ जाएगी तो फैलेगी सिकुड़ेगी? सिकुड़ेगी ना, ऐसे होगी। हम तो फैलाए हुए थे, गलत था ना? सही था वो? गलत था। क्यों? क्योंकि वो फैलता नहीं है, सिकुड़ जाता है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो विरल सघन में आएगी तो झुक जाएगी, ठीक है ना? ठीक बेटा, समझ आ गया ना? तो देखो अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का विचलन होना मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अपवर्तनांक है। मेन कारण क्या है? अपवर्तनांक है। समझ गए ना? ठीक है, मेन कारण अपवर्तनांक ही है, ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पर देखो, तो ये समझ आ गया ना आपके, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा बात करते हैं। अब हम देखो क्या लिखे हैं, माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, ठीक। हमने दो माध्यम लिया है, कोई माध्यम चाहे जो मान लेते हैं। हमने कहा पहला माध्यम क्या है? n1 है, तो दूसरा माध्यम n2 है। तो बेटा इसको अपवर्तनांक माध्यम दिखाएंगे कैसे? देखो यहाँ पर तो क्या होगा, तो होगा क्या, 1n2 बराबर n2 बटे n1 और बराबर साइन i बटे साइन r, ठीक। ये साइन i बटे साइन r, देखो बेटा ये तो आप लोग पढ़ी हो भी है ना, क्या है? नियतांक होता है। ये किसका नियम है? स्नेल का नियम है, ठीक। तो बेटा जो ये लिखे हो ये हम समझाना चाहते हैं। ये n12 लिखा है, ये लिखा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, समझ आया ना? ठीक है, हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए वायु के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या होगा? सापेक्ष समझते नहीं समझते हो? जैसे मान लो तुम हो गुलवीर और तुम हो क्या? अभिषेक, ठीक। तुम्हारे सापेक्ष हम इसकी तुलना करें तो क्या आएगा? ठीक है, तुम्हारे सापेक्ष अभिषेक की तुलना करें या अभिषेक के सापेक्ष गुलवीर की तुलना करें, ठीक है, तो एक लोग पढ़ने में तेज हो, एक लोग पढ़ने में धीमा होगे, ऐसे तो आओगे, ठीक है। तो तुम्हारा पढ़ने वाली वैल्यू कुछ कम है, तुम्हारी वैल्यू कुछ ज़्यादा है, ठीक है, या तुम्हारा कुछ ज़्यादा है, इसका कुछ कम है, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो तुलना क्या आता है? एक दूसरे का, है ना। तो यहाँ भी तुलना होगा, मतलब इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, तो इसका कुछ कम आएगा, इसका कुछ ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि ये ठोस है। अब जैसा भी आएगा अभी हम बताते हैं अब क्या होता है, पहले आप देखो यहाँ पे समझो, हम भी क्यों समझा रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो इसके सापेक्ष इसकी तुलना की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पर बेटे देखो ये लिखा है 1n2 है ना, 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n1। ये क्या, जब सवाल में पूछेगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्या पूछेगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तब ये लिखा जाएगा, समझ गए ना। और ये पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो अगर लिखा है n1 n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो बेटा n2 ऊपर n1 नीचे, इस तरह से पूछा जाएगा। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो n1 बटे n2, ठीक ना, समझ गए बेटा? ठीक है, तो ये होता है अपवर्तनांक निकालने का तरीका, ठीक बेटा। तो यहाँ लिखा भी हमने है कि जहाँ n1 n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, वही लिखा है ना, ठीक। ये समझ में आ गया ना, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और ये दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। ये 1 n2 गिनती लिखी है इसी वजह से लिखी हुई है, ये कोई ऐसी गिनती नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अभी देखो बेटा हम आपको दिखाएंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम पूछे बेटा वायु के सापेक्ष, बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तब समझाऊंगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, किसका? जल का अपवर्तनांक। ठीक बेटा, अब बताओ वायु पहला है कि नहीं पहला है, और जल दूसरा है ना। ठीक, वायु की अंग्रेजी क्या होती है? ईयर, है ना। ए मतलब स्मॉल ए, तो लिखेंगे स्मॉल ए, और जल को दिखाते हैं जी से। ठीक, ए जी। ठीक, मतलब ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक। ए मतलब वायु, जी मतलब जल, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आप लोगों को बुक में ऐसा लिखा मिला होगा, देखिएगा। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या फिर ऐसा लिखा रहेगा कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। समझा गया ना, ये सापेक्ष बताता है। सापेक्ष समझ रहे हो ना, एक दूसरे की तुलना करके, जैसे इस मार्कर के सापेक्ष इस मार्कर का अपवर्तनांक। समझा गया ना। ठीक, इस तरह होता है। समझ गया अपवर्तनांक? ठीक है, तो बेटा अब हम लगाते हैं सवाल। अगर समझ में अपवर्तनांक आ गया होगा, अब सवाल लगेगा आसानी से। ठीक, चलिए लिखते हैं सवाल। चलिए देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। ठीक ना, क्वेश्चन IMP है, ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सरल माध्यम में, है ना, यह सघन रहेगा ना, सघन। ठीक बेटा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या है? आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः कितना बेटा? 45 अंश और 30 अंश होते हैं। समझ आया ना, 45 अंश और 30 अंश होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये बताओ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब बेटा क्या, N1 2 की बात हो रही है, यही तो N1 ना, अभी समझाया हमने, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कंसंट्रेट हो, देखो यहाँ ध्यान दो, एकदम ध्यान से देखो, समझ पाओगे, वरना नहीं बेटा बता देते हैं। ये बहुत वीकली पॉइंट है, समझ में आया ना। लोग इसको पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं बाद में, इसे ध्यान रखो। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। ठीक, समझ आ गया ना। अब देखो बेटा यहाँ बात करते हैं हम, तो अच्छा बेटा यहाँ एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ कितना है? 45 अंश, यहाँ पर 30 अंश। अच्छा ऐसा बेटा अगर मान लो ये परावर्तन होता, परावर्तन, ठीक, देखो इसका एक कोण 45 अंश है और एक कोण 30 अंश है, मतलब दोनों कोण बराबर नहीं है ना। और हमने क्या पढ़ा था उसमें, किसमें? परावर्तन में पढ़ा था, अपवर्तन में नहीं, परावर्तन में, कि आने वाले जो हाँ, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। पढ़ा था ना, किसमें? परावर्तन में पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो लोग दिमाग में रहता है कि सर यहाँ तो बराबर होना चाहिए, पर बराबर यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? ये है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन बराबर होता है, अपवर्तन बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो यहाँ देखो, चित्र देखो, हमने क्या किया, इसको डाला था इस तरह से, तो कोई जरूरी नहीं जितने एंगल पे डाला गया उतने एंगल से ऐसे झुके या फिर उतने एंगल से बाहर जाए। ठीक है, वो एंगल घट बढ़ भी सकता है, समझाया ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने एंगल से डालते हैं उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये तो इसका कोण तो बराबर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण, लेकिन इसका बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सवाल क्या लिखा है? 45 अंश और 30 अंश। समझ आ गया ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ इस तरह लिखा गया है। अब समझा क्या होगा ना, अपवर्तन में कोण बराबर नहीं होते हैं, परावर्तन में कोण बराबर होते हैं। समझ गए ना। ठीक, ये सब बहुत बिगड़ी पॉइंट है बेटा। अब देखो सवाल लगाते हैं हम। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, लगाते हैं सवाल। देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना। आपतन मतलब आई कितना? 45, आर कितना? 30 अंश। ज्ञात क्या करना है? 1n2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो क्या करना है। ठीक, तो लिखेंगे 1n2 बराबर बेटा क्या? साइन आई बटे साइन आर। ठीक, हमें उसकी जरूरत नहीं थी बेटा। देखो हमें जब अपवर्तनांक दिया जाएगा पहला माध्यम का, देखो अभी हम लगवाएंगे, आप लोग सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया डायरेक्ट, है ना, क्योंकि इस फार्मूला ऐसे लिखा था, ध्यान दो, फार्मूला ऐसे लिखा था ना, इस तरह से। ठीक है बेटा, ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था? ऐसे लिखा था ना। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हम लोग के अंदर है, देखो मैं दूर कर रहा हूँ। अब सोच रहे हो कि आपको ये लिखने के बाद ये लिखना चाहिए, तब ये लिखना चाहिए, है ना। तो देखो बेटा हमें डायरेक्ट कोण दिया गया है, डायरेक्ट एंगल दिया गया है। ठीक है, तो एंगल दिया जाएगा, जब हमें कोण दिया जाएगा तो हम इसके बराबर डायरेक्ट ये कर देंगे। समझ गए?
और अगर बेटा मुझे मान लो अपवर्तनांक दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक ज्ञात करो। जब मुझे n1 n2 का मान दिया जाएगा तो हम ये लिख देंगे। मतलब बेटा ये हुआ कि हम n1 n2 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन आई और बटे साइन आर, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। और चाहे तो जरूरत पड़ेगा मुझे तो n12 बराबर लिख सकते हैं n2 बटे n1 ही, केवल इतना ही। समझ गया ना, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, तो इसको हम इसके बराबर भी कह सकते हैं, इसको इसके बराबर भी कह सकते हैं। समझ गया ना कन्फ्यूजन? ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो देखो बेटा, तो हमें जरूरत कौन है, ये वाला कि ये वाला? कोण की जरूरत है ना, एंगल वाले की, तो हम एंगल वाला लेंगे। ठीक है, देखो इसलिए यहाँ पर एंगल वाला लिया गया है। क्या होगा बताओ, n12 बराबर साइन आई बटे साइन आर। बेटा आई का मान कितना जरा बोलो, 45 अंश, आर का मान 30 अंश। यहाँ n12 बराबर, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, तो यहाँ हम बात करेंगे n12 की। अब देखो यहाँ बताओ, n12 बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2। जैसे हल करेंगे तो 1n2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2। अरे पलट जाएगा ना, 2/1। ठीक, तो गुणा करने में कितना आएगा, 1n2 बराबर 2/√2, है ना बेटा। इसको हम दो क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 2/√2 गुणे √2 बटे √2। अरे 2 को हम √2 कह सकते हैं, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है ना। तो 2 को बेटा हम √2 कह सकते हैं। इस हमरा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा √2 से √2 बर्बाद हो जाए, मतलब कट जाए, ठीक ना। तो क्या बचा, n12 बराबर √2। इसका मान कितना होता है, कितना होता है बताओ, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, कितना होता है, 1/2 आएगा ना, अंडर का मान 1.414 है ना, 1.414, 1.414 1n2। बेटा ये मान आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। निकाला भी जा सकता है, आप लोग कक्षा 8 में निकाले होंगे, कक्षा 8 में इसको निकाला जाता है, बताया जाता है वर्गमूल निकालना। एक कक्षा 7-8 में होता है वर्गमूल निकालने का, जो आप लोग ऐसे ऐसे करके लगाते हो, ऐसे पॉइंट लगे जोड़ा बना करके, कुछ याद आया ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाया जाता है। अब इसका निकालना नहीं सिखाएंगे हम, आप लोग चलिए लिखिए इसको, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो बेटा ये √2 का मान कितना, 1.414। नहीं दिक्कत तो इसको याद कर लो, ठीक है, कि इसका मान इतना होता है। बस जो मतलब बिना मैथ नहीं लिए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, बाकी तो जानते ही होंगे, ठीक बेटा। चलो लिख लो इसको। देखिए बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह सेम है। देखो क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण 45 अंश तथा अपवर्तन कोण 60 अंश होता है, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन वैसे लगाना है बेटा। देखो यहाँ पर आई कितना दिया हुआ है मुझे, 45 अंश। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 60 अंश। ठीक बेटा, और 1n2 पूछ रहा है कि 1n2 कितना होगा। ठीक बेटा, हमें पता है 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आर हो गया ना, साइन आई का मान कितना, साइन 45 और बटे साइन 60। साइन 45 बटे साइन 60, ये 1n2 इधर लिखते रहना आप लोग। ठीक है, अब बताओ इधर क्या होगा, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक, साइन 60 का मान 1/√3। नहीं ये नहीं होता है, गलत है। बताओ यहाँ मान यहाँ रखते हैं, बताओ कितना होगा 1/√2 और ये √3/2, ये होता है ना साइन 60 का मान। ठीक, अब बेटा वहाँ 1/√2 गुड़े यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3, ये तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना, और इसका 2/√3 होता है। ठीक, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब इसको मुझे √2 हटाना पड़ेगा, तो 1/√2 गुड़े यहाँ कितना हो जाएगा, इसको कह सकते हैं √2 × √2 बटे यहाँ √3। ठीक है ना, ठीक, यहाँ कट जाएगा कितना, √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा √2 बटे √3। यहाँ 1n2 लिखते रहना बेटा, ये समझ गए ना। ठीक, अब बता बेटा मुझे
√2 का मान कितना होता है 1.414, इसका 1.732, ठीक। √3 का मान आपको कहूँ दिक्कत तो लिख लो ब्रैकेट में, ऐसे सवाल में लिख लो इसे कि √2 का मान कितना होता है 1.414 और √3 का मान कितना होता है 1.732, ठीक है ना। इसको जो है ऐसे लिख लो सवाल में ऐसे ब्रैकेट में, ताकि आपको बराबर बात याद रखना पड़े, बार बार बताना ना पड़े। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 के बाद यहाँ भी 3 के बाद यहाँ पर हटा देते हैं ऐसे, ठीक। पॉइंट को हटा देते, कितना आएगा 1 बराबर 1414, यहाँ कितना आएगा 1732। अब इसको इससे भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, इसको इससे भाग करो, तो भाग करो कितना, भाग करो तो कितना होगा, चलो देखो बेटा कितना आएगा, इसका आंसर भाग करने में कितना आ रहा है, आएगा 0.81, ठीक। ये हो जाएगा इसका अपवर्तनांक, समझ में आ गया ना, ठीक। तो ऐसे बेटा आपको सवाल लगाना है और कोई ज़्यादा वो नहीं रखना है, समझ में आया ना, ठीक है। मान रखो, हल करो, बस आपको 2 वैल्यू याद रखना है, √3 का और √2 का मान याद रखना है बस, ठीक है ना। लग जाएगा, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लगा लेना। देखिए बेटा यहाँ पर हमने एक सवाल आपको दे दिया होमवर्क के लिए, इसे लगा लेना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कोण कितना है 30 अंश है और ये 60 अंश है, सेम वैसे लगेगा, ठीक है। मान रखना, लगा लेना, आ जाएगा, सेम वैसे लगाना है बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और सवाल बेटा हम अगले वीडियो में लगवाएंगे, अभी और सवाल लगवाना है जो आपको अगले वीडियो में लगवाया जाएगा, ठीक है। इतना आप कीजिएगा, फिर आते हैं कल तो आपको लगवाएंगे और